हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्या, बारले का कल्टीवेशन। आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, राइस का मैंने कल्टीवेशन करवाया था, वीट का कराया था, सोरगम का कल्टीवेशन करवाया था, मेज का कल्टीवेशन करवाया था। तो बहुत लोगों का कमेंट आने लगा कि और भी कल्टीवेशन का वीडियो आना चाहिए चैनल पे। तो हमको लगा कि लग रहा है सबको चाहिए, तो क्यों ना बनाया जाए आगे की। तो आज हमारा बारले है, अगले बार दूसरा लेके आएंगे, फिर तीसरा लेके आएंगे, चौथा लेके, मतलब लगभग हमको लग रहा है एग्रोनॉमी का जितने भी क्रॉप होंगे लगभग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पे आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा। जिसमें कि ये हमको लग रहा है पांचवा लेक्चर होगा, पांचवा या छठवां होगा। 5-6 लेक्चर आप लोग के यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पे अपलोड हो चुका है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद भी उसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद उसका कमेंट हम लोग देखते हैं और आपका रिप्लाई जरूर देंगे। तो आज का भी टॉपिक हम लोग का देख ही लेते हैं कि क्या है बारले। तो बारले के बारे में हम आप लोगों ने जानते ही होंगे कि बारले क्या होता है। बारले यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जौ के नाम से जानते हैं। जौ आप लोगों ने गांव घर में देखा ही होगा, शहर में देखा होगा, कहीं पूजा पाठ के लिए भी उपयोग किया जाता है, कहीं खाने के लिए उपयोग किया जाता है। देखे होंगे सेम गेहूं की तरह ही दिखता है, गेहूं की तरह दिखता है। अगर उसको हम लोगों ने भिगो के रख दिया जाता है, कुछ दिन के बाद उसमें से देखेंगे कि अंकुरित होने लगता है। तो ठीक उसी तरह ये होता है बारले। बारले का उपयोग हम लोग रोटी बनाने में भी करते हैं, उसका दुकान पे ब्रेड रोड भी देखते हैं वहां पे होता है, और इसका बहुत सारे उपयोग होते हैं जो कि बारले है। तो बारले के आज हम लोग इसके बारे में कुछ कैसे सा कल्टीवेशन हम लोगों को करना चाहिए, कैसे कल्टीवेशन करना चाहिए, मतलब कि इसमें इसका मतलब सॉइल कितनी होनी चाहिए, ठीक है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसका क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, इसके सोइंग कैसे किया जाता है, फिर न्यूट्रिएंट्स इसको कैसे चाहिए, फिर इसके बाद इसका सोइंग टाइम क्या होता है, स्पेसिंग क्या होता है, मतलब अगर हम लोग बुआई कर रहे हैं तो उसकी डेप्थ क्या होती है, सीड रेट की कितनी आवश्यकता होती है, इसको वाटर कितनी आवश्यकता होती है, मतलब इरिगेशन की कितनी आवश्यकता होती है। और इसके और भी डाउट होंगे, और भी क्वेश्चन है जो कि हम लोगों को इसमें हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जौ। जौ का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जौ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ठीक है, पहले हम लोग इसके देख लेते हैं बॉटनिकल नेम क्या है। ये ऐसा टॉपिक है जो आप लोग को हमेशा याद होना चाहिए। आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसमें तो आप लोगों को ये क्वेश्चन एनी टाइम याद होना चाहिए, और ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। ऐसा नहीं है कि इसका बॉटनिकल नेम अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो बदल जाएगा, या फिर किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में देंगे तो ये बदल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, एक बार अगर ये आ जाता है तो ये हमेशा का हमेशा इसी तरह रहता है, और ये बदलने वाला नहीं है। तो इसको बदलने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं और याद भी कर लेंगे, यहीं पे याद कर लेंगे। तो सबसे पहले बॉटनिकल नेम है क्या है, होडियम वल्गेयर, यानी कि होडियम बल्गेयर क्या है, होडियम बल्गेयर। इसका जो साइंटिफिक नेम है थोड़ा, सॉरी वर्टिकल नेम है, ये तो थोड़ा अजीब है ही, लेकिन एक बार अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद इसके फैमिली की हम लोग बात करते हैं, तो इसकी फैमिली क्या है, ग्रेमनी फैमिली, ग्रेमनी फैमिली का होता है। उसके बाद इसके क्रोमोसोम नंबर की हम लोग बात करते हैं, तो 2n14 होता है, जो कि क्रोमोसोम नंबर हर क्रॉप का अलग अलग देखने को मिलता रहता है। फिर इसके ओरिजिन प्लेस की हम लोग बात करते हैं कि इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है, तो इथोपिया, नॉर्थ वेस्टर्न एशिया में इसको ओरिजिन किया गया था, इसका ओरिजिन वहीं पे है, ठीक है। इसको फिर उसके बाद इसके देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन, यानी कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके बाद इसको हम लोग देखते हैं कि ये जो बार्ले होता है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने वीट देखा होगा, उसको फिर सबका मतलब अलग अलग होता है, हर क्रॉप को कुछ ना कुछ में बांटा जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं बांटा जाता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि मेज को देख लीजिए, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसका अलग अलग उपयोग भी होता है, उसी तरह इसको भी बांटा गया है। उसके बाद इसके हम लोग क्लाइमेट की हम लोग बात करते हैं कि इसकी क्लाइमेट कितना होना चाहिए। तो सभी लोग को पता है कि ये क्या है, रबी सीजन है। रबी सीजन है तो यानी कि इसका जो टेम्परेचर होगा, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ग्रोइंग,
जब इसको ग्रोइंग करते हैं तो इसका टेम्परेचर हम लोग को कितना देखने को मिलता है, 12 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना है, 12 से 15 डिग्री सेल्सियस हम लोग को देखने को मिलता है। वहीं अपन रैपिंग की बात करते हैं, रिपेयरिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कितना होता है, ये 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जैसे कि जब इसका ग्रोथ करना होता है तो इसको हम लोग को चाहिए 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता हुई है। जब इसका पकने का समय होता है तो इसको हम लोग को 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। कितना, 30 डिग्री सेल्सियस की। उसके बाद इसके हम लोग की बात करते हैं इसके सॉइल के बारे में। इसको कौन सी मृदा चाहिए, कौन सी सॉइल चाहिए, और कौन सी सॉइल में ये अच्छा ग्रो करेगा, इसका फसल अच्छा होगा, इसका मतलब कि कहें तो जैसे कि लागत कम लगे और अच्छा से टॉलरेंट वैरायटी भी हो, उसके साथ साथ मतलब ये अच्छा ग्रो कर सके, ज्यादा इसमें हम लोग को परेशान होने की आवश्यकता न पड़े। तो इसके लिए हम लोग को सैलाइन और एल्कली सॉइल की आवश्यकता होती है। वहीं अगर पीएच की हम लोग देख लेते हैं, इसको पीएच रेंज कितनी, पीएच रेंज सबका अलग अलग होता है, ठीक उसी तरह इसका भी अलग है, 6.5 से 8.5 होता है। ठीक है, और इसके हम लोग बात करते हैं, सॉइल भी हम लोग को मिल गया, क्या मिल गया, सॉइल भी मिल गया। तो उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, सोइंग करेंगे। तो सोइंग मेथड जो होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सोइंग मेथड हम लोग मेनली 3 तरह से किया जाता है। क्या किया जाता है, मेनली 3 तरीके से किया जाता है। सोइंग मेथड 3 तरीके से ही किया जाता है मेनली। उसके बाद 3 तरीके से किया जाता है तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला, लाइन सोइंग, यानी कि हम लोग को कुछ नहीं करना है, सीधे लाइन बनाना है और सोइंग करते चला जाना है। मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, एक लाइन फील्ड में एक फील्ड लेना है और एक लाइन बनाना है और हम लोगों को क्या करना है, सोइंग कर देना है। इसी को हम लोग करते हैं लाइन सोइंग। ठीक है, ये हो गया लाइन सोइंग के बारे में हम लोगों ने जान लिया। फिर आता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ब्रॉडकास्टिंग हर एक क्रॉप को लगभग उपयोग किया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है, सबसे बड़ी चीज ये जान लीजिए, बहुत आसान भी होता है लेकिन लोगों को नहीं पता होता। ब्रॉडकास्टिंग जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में छिड़काव विधि। छिड़काव विधि मतलब जैसे कहते हैं ना क्रिस क्रॉस, मतलब इस तरह देख के फील्ड में जो किसान होते हैं इस तरह फेंकते रहते हैं सीड को, फर्टिलाइजर को भी इसी तरह फेंकते हैं। तो ये क्रिस क्रॉस मतलब एक बार ऐसे फेंकते हैं तो एक बार ऐसे फेंकते हैं, एक बार ऐसे फेंकते हैं तो एक बार ऐसे फेंकते हैं, मतलब एक तो इधर फेंकते हैं तो एक मतलब वो एक दूसरे को काटते हुए और छिड़काव कर देते हैं। उसमें कोई स्पेसिंग या फिर कुछ भी देखने को नहीं होता है, बस लेते हैं और फेंक देते हैं फील्ड में, फेंकते चले जाते हैं, फेंकते चले जाते हैं, फेंकते चले जाते हैं। तो उस तरह ये होता है ब्रॉडकास्टिंग, मतलब छिड़काव विधि जिसे कहा जाता है। उसके बाद आता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक मशीन है और सीड ड्रिल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसका सोइंग करते हैं। क्या करते हैं, सोइंग करते हैं। ठीक है, सोइंग करने के बाद सोइंग तो हम लोग कर लिए। तो इसका सोइंग का टाइम मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, तो हम लोग आपको बता देते हैं कि इसका जो सोइंग का जो समय होता है, क्या होता है, सोइंग का समय कब होता है। तो सोइंग का समय हम लोग बात करते हैं तो ये रबी सीजन है। रबी सीजन वही तो कहें तो 15 से 30 नवंबर, 15 से 30 नवंबर के बीच में इसको हम लोग क्या करते हैं, बुआई करना शुरू कर देते हैं। यानी कि सोइंग का इसका समय वही हो सकता है फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक से आप लोग देखेंगे तो ज्यादातर अगर ये टाइमली सोइंग की हम लोग बात करें तो यही होता है। कोई लेट सोइंग भी करता है तो लेट सोइंग जो करता है वो 15 से 30 की जगह ये क्या नाम है 30 से अगले महीने तक लेके जाता है, दिसंबर तक लेके चला जाता है, मतलब 15 दिसंबर तक करीब लेके चला जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सोइंग टाइम, लेट सोइंग टाइम। ठीक है, उसके बाद हम लोग को इसमें क्या देखना हो गया, स्पेसिंग। स्पेसिंग की हम लोग बात करते हैं, इसको जो सोरगम लगा जो सॉरी बार्ले लगा रहे हैं, जौ लगा रहे हैं, तो इसको स्पेसिंग की हम लोग को कितनी आवश्यकता होती है। हम लोग क्रॉप लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है 20 से 25 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, वहीं ये क्या है, रो टू रो है, रो टू रो। वहीं अगर हम लोग प्लांट टू प्लांट की हम लोग बात करते हैं तो ये लगभग हो जाता है 23 से 25 सेंटीमीटर। ये हो जाता है प्लांट टू प्लांट 25 से
23 से 25 सेंटीमीटर, और वहीं अगर रो टू रो की हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाता है 20 से 25 सेंटीमीटर रो टू रो। और प्लांट टू प्लांट की स्पेसिंग कुछ विशेष नहीं होती है, इतना ही होती है। स्पेसिंग हो गया। हाँ, इसके डेप्थ की हम लोग बात करते हैं। हम लोग डेप्थ की बात करते हैं। डेप्थ बोले तो गहराई। गहराई को तो भी हम लोग को ध्यान देना होगा कि हम लोग ने स्पेसिंग देख लिया, सोइंग टाइम देख लिए, कब करना चाहिए, मेथड देख लिए, और उसके बाद हम लोग इसकी गहराई की बात करते हैं तो 4 से 5 सेंटीमीटर की हम लोग क्या करते हैं, इसकी गहराई रखते हैं। ठीक है, इसकी गहराई की हम लोग बात कर लिए, 4 से 5 सेंटीमीटर रख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको बोने से पहले हाँ, सीड रेट की हम लोग बात कर लेते हैं। अब इसको हम लोग को देखना होगा कि सीड रेट कितना आवश्यकता होती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, टाइमली सोइंग कर देते हैं, कोई लेट सोइंग करता है, तो कुछ विशेष नहीं। जैसे कि हम लोग कर देते हैं 100 से 125 केजी प्रति हेक्टेयर लग रहा है। कितना लग रहा है? 100 से 125 केजी हेक्टेयर लग रहा है। अगर यही लेट कर दिया जाए, अगर लेट हो जाता है तो हम लोग को सीड रेट कितना, थोड़ा सा तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि 110 से 130 ले जाएं, या फिर इसको 140 ले जाते हैं, सॉरी, इसको 140 केजी प्रति हेक्टेयर हम लोग लेके जाएंगे। कितना लेके जाएंगे? 140। देखते हैं कहीं कहीं 150 भी दिया जाता है, तो मैक्सिमम हम लोग देखते हैं तो 150 ही दिया रहता है। ठीक है, ये लेट सोइंग हो गया। ठीक है, लेट सोइंग मतलब सीड रेट कितना हम लोगों को आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको, हाँ, न्यूट्रिएंट से पहले हम लोग को क्या, इरिगेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। फर्टिलाइजर तो लास्ट में डाला जाता है ना, लेकिन उसके पहले हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिएंट्स की हम लोग देख लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स इसको कितना चाहिए। अब हम लोग ने देख लिया, सोइंग मेथड देख लिया, सोइंग टाइम देख लिया, सीड रेट देख लिया, इसके रो टू रो कितना स्पेसिंग होना चाहिए, प्लांट टू प्लांट कितना होना चाहिए, इसका डेप्थ कितना होना चाहिए, क्लाइमेट कितना होना चाहिए, सॉइल भी देख लिए। तो जाहिर सी बात है हम लोग को इरिगेशन करना पड़ेगा। इरिगेशन तो वाटर के हम लोग देख लेते हैं। अब इसको वाटर कितना चाहिए एक प्लांट को, सॉरी, इस फील्ड को, इस बारले को एक फील्ड में अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को पानी की आवश्यकता कितनी होनी चाहिए। तो पानी की आवश्यकता हम लोग को कितनी होनी चाहिए, लगभग हम लोग इसको देख लेते तो बार बार इरिगेशन तो करना नहीं होता है। लेकिन एक बात याद रखना है कि हम लोग को 250 से 300 mm, 250 से 300 mm की आवश्यकता हम लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि वाटर के जो जरूरत होती है हम लोग को इतना ही देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट बोले तो पोषक तत्व। पोषक तत्व देखिए कई प्रकार के होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक खाद होते हैं, मेन्योर होते हैं, ग्रीन मेन्योर होते हैं, तो वो बहुत लंबा टॉपिक है। लेकिन इसको मेन क्या कितना आवश्यकता होती है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस पे चर्चा करते हैं तो हम लोग देख लेते हैं जो न्यूट्रिएंट होती है, सीधा सीधा एनपीके की हम लोग बात कर लेते हैं। एनपीके की हम लोग अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस और पोटास की हम लोग बात करते हैं तो 80-50 यानी कि 80 अनुपाते 50 की हम लोगों को आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम लोग लेट सोइंग करते हैं, यहाँ भी मैंने आपको बताया कि अगर लेट सोइंग करेंगे तो हीट रेट बढ़ेगा। वहीं पे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग लेट कर रहे हैं, लेट सोइंग कर रहे हैं, तो एनपीके की मात्रा को भी अलग हो जाता है। ठीक है, तो वही हम लोग देख लेते हैं 40, 30, 20 पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। यानी कि मौसम के हिसाब से और सीड रेट के हिसाब से, इरिगेशन के हिसाब से सब कुछ बदलता रहता है। अगर समय से करेंगे तो कुछ और डाटा लगेगा, अगर लेट करेंगे तो कुछ और डाटा लगता है। तो इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना होता है। तो लेट सोइंग की हम लोग बात करते हैं तो 40 अनुपात 30 अनुपात 20 पर
हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। कितना जी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता हो, ठीक है, पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है काऊ डंग, यानी कि हम लोग जिसे कहते हैं ना गोबर की खाद। तो इसको 120 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। देखिए बेसिक सा है लेकिन बहुत ही समझने वाला है। ये एनपीके यानी कि ये फर्टिलाइजर है और ये क्या है ऑर्गेनिक है। ये केजी में चाहिए तो ये हम लोगों को कितना चाहिए क्विंटल में चाहिए। ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये हमारे सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। उसके साथ साथ जो हम लोग का बार्ले का जो क्रॉप है ये भी अच्छा ग्रो करेगा। और इसमें कहते हैं ना रेजिस्टेंस उतनी नहीं सॉरी पेस्ट उतना नहीं लगते हैं, इसलिए हम लोग को ये ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करना पड़ता है जो कि 120 से 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग को करना चाहिए। उसके बाद आते हैं कुछ वैरायटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कुछ वैरायटी कौन कौन से होती हैं। डोलमा, रेखा, BSH 46, RD 2052, RD 387, HB1, ये कुछ वैरायटियां हैं। क्या है कुछ वैरायटी हैं जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए। तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके बाद भी तो कुछ होते हैं जो कि इसमें कुछ इंसेक्ट लगते हैं, पेस्ट लगते हैं, मेजर डिजीज लगते हैं। फिर उसके बाद उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, फिर उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग का यील्ड कितना आएगा, ये बात भी तो होनी चाहिए। तो हमारे बोर्ड पे जगह नहीं था, जितना एडजस्ट हो पाया मैंने किया है। और अभी हम इसको मिटाते हैं और आपको लेके आते हैं। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं इसके आगे का जो न्यूट्रिएंट्स हो गया, उसके बाद इसमें कौन से डिजीज लगते हैं, कौन से पेस्ट लगते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है और उनको हम उसका यील्ड हम लोगों को कितना देखने को मिलता है। तो ये अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं। इसको मिटा दे। हम लोग ने देखा था कि उसमें क्या इम्पोर्टेंट था, सब कुछ हमने देख लिया था। उसके बाद हम लोग ने बात करने वाले थे मेजर डिजीज के बारे में कि उसमें कौन कौन से रोग लगते हैं जो कि हम लोग के फसल को क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेजर डिजीज में क्या होता है। लीफ स्ट्रिप डिजीज यानी कि पत्ती रोग, ये जो होता है ये पत्तियों पे हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है येलो रस्ट, ये सब आप लोगों ने उस पैथोलॉजी में पढ़े होंगे और देखे होंगे, वहां से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। अगर इसको डिफाइन किया जाए तो बहुत लंबा हो जाता है, बस आप लोग रोग का नाम जानिए, इसके क्या है कैसे रोल है वो सब आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पे वहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी में सब कुछ देखने को मिलेगा। तो येलो रस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये इसमें होता है जो पीला रतुआ, जो ये भी क्या होता है पत्तियों पे ही देखने को देखने को मिलता है। फिर ब्राउन रस्ट, ये भी आप लोगों को देखते होंगे कि ये जो सेम है, बस ये क्या है ये ब्लैक सॉरी ये येलो है, ये ब्राउन है और ये ब्लैक है। उसके बाद आता है लूज स्मट डिजीज, ये लगभग हम कहें तो अगर 10 क्रॉप में है तो 5 से 6 क्रॉप में तो ये देखने को मिलता ही रहता है। लूज स्मट रोग जो होता है, लूज स्मट रोग। पॉडी मिल्ड्यू भी देखने को मिलता है, ये भी ज्यादातर देखने को, इसका हिंदी नाम है चूड़ी आसिता रोग। ये हिंदी इसलिए मैंने लिख दिया कि ताकि बहुत से लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं भैया हिंदी में हिंदी में हिंदी में हिंदी में। अब यही तो है जो कि हिंदी में यहाँ पे लिखना है। इसमें क्या है कुछ ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश में नहीं समझ में आता है, लेकिन कुछ ऐसे तो होते हैं जो सेम होता है। अब इसलिए देखिए ब्राउन को हमने भूरा लिखा, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। ब्लैक को काला लिखा, रतुआ को रोक रतुआ हर जगह लिखना ही पड़ेगा राष्ट्र यानी कि, तो इसीलिए मैंने उतना लिख दिया हूँ। फिर भी मोलिया डिजीज यानी कि देखिए इसका भी हिंदी वही है मोलिया डिजीज, ये भी रोग होते हैं जो कि हमारे बार्ले को, हमारे क्रॉप को, हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं ज्यादा से मात्रा। इसको हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं। अगर इसको हम लोग कंट्रोल करने की बात आते हैं तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन की हम लोग बात करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं रेजिस्टेंस वैरायटी लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के बाद केमिकल का प्रयोग करते हैं। केमिकल का प्रयोग करने के बाद रेजिस्टेंस वैरायटी क्रॉप रोटेशन हो गया। उसके बाद
बायोलॉजिकल कंट्रोल, कुछ फर्टिलाइजर का भी प्रयोग करते हैं, फिर फंगीसाइड का भी प्रयोग करते हैं, इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग करते हैं, और बस इतना ही होता है, और भी होते होंगे, लेकिन इसमें इतना ही अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये रोग न लगे इसलिए हम लोगों को ये सब काम करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें जो रोग से भी बचा लिए हैं, फर्टिलाइजर भी दिए हैं, इरिगेशन भी किए हैं, और इसमें हम लोग को यील्ड कितना देखने को मिलता है। सॉरी, यील्ड से पहले मैंने आपको एक चीज बता देते हैं, इसमें आपको जो प्रोटीन देखने को मिलता है, जाहिर सी बात है प्रोटीन तो आपको देखने को मिलता है, तो इसमें 11 से 12% आप लोगों को प्रोटीन देखने को मिलता है। कितना? 11 से 12% प्रोटीन देखने को मिलता है। वही अगर हम लोग फास्फोरस की हम लोग बात करते हैं, फास्फोरस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कितना परसेंट पाया जाता है? 0.8% इसमें हम लोगों को, सॉरी 1.8 इसमें आप लोगों को फास्फोरस देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम कितना देखने को मिलता है? तो इसमें आता है 0.08% आप लोग को केमिकल देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग फाइबर की बात कर लेते हैं कि इसमें फाइबर कितने को देखने को मिलता है, तो फाइबर हम लोग कितना मिलता है? 5% आप लोगों को फाइबर देखने को मिलता है। ये सब किसमें देखने को मिलता है? बार्ले में। और ये चीज अच्छे से आप लोग को याद होनी भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रेन की, उसके बाद बात करेंगे स्टॉक यील्ड की। ये क्या होता है? जो ग्रेन यील्ड होते हैं, ये ग्रेन यील्ड 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर, यानी कि इसमें हम लोगों को क्या मिलता है? अनाज। अनाज यानी कि फली जिसे कहा जाता है। ठीक है, उसका उत्पादन इसमें हम लोगों को कितना देखने को मिलता है? 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगर अच्छे से हम लोगों ने फील्ड का मैनेजमेंट किया था, क्रॉप रोटेशन भी किया था, इरिगेशन भी किया था, फर्टिलाइजर का भी उपयोग किए थे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, उसके बाद सॉइल का पीएच देखे थे, ठीक है, स्पेसिंग मेंटेन करके रखे थे, डेप्थ को मेंटेन करके रखे थे, मतलब सब कुछ मैंने अगर बढ़िया से किया है तो ये हम लोग का ग्रेन का जो यील्ड होता है 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर देखने को मिलता है। स्टॉक यील्ड होता है, जो इसका मतलब होता है कि भूसा। भूसे की उपज कितनी होती है? 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। कितना? 40 से 45। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि हम लोगों ने पैडी लगाते हैं तो अनाज से ज्यादा हम लोग को भूसा देखने को मिलता है, वीट लगाते हैं तो अनाज से ज्यादा हम लोग को भूसा देखने को मिलता है। सेम उसी तरह इसमें भी अप्लाई होता है। बार्ले हम लोग लगाए, 30 से 35 कुंटल हम लोग को क्या देखने को मिल गया? अनाज। और वहीं भूसा की हम लोग बात करते हैं तो ये 40 से 45 कुंटल हम लोग को क्या देखने को मिला? भूसा। तो भूसा का भी तो उपयोग हम लोग करते हैं, कि ऐसा नहीं है कि अनाज ही का उपयोग करते हैं, भूसा का भी उपयोग हम लोग करते हैं। तो हमारा ये आज का टॉपिक था, हमारा ये आज का कल्टीवेशन था, बार्ले यानी कि जौ के बारे में मैंने आप लोगों को उसके साइंटिफिक नेम बताया, उसका क्लासिफिकेशन बताया, सॉइल बताएं, क्लाइमेट बताएं, पीएच बताएं, इरिगेशन बताएं, उसमें कितनी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता कितनी होती है, उसका ये रबी सीजन है, इसको कब सोइंग किया जाता है? 15 नवंबर से 30 नवंबर तक इसका सोइंग किया जाता है। उसके बाद इसके स्पेसिंग की हम लोग बात किए थे, स्पेसिंग कितना होते? 20 से 25 सेंटीमीटर इसको स्पेसिंग होना चाहिए। इसका डेप्थ की हम लोग बात किए थे 4 से 5 सेंटीमीटर इसका डेप्थ होना चाहिए। वहीं इसके सीड रेट की हम लोग बात किए थे 100 से 125 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका सीड रेट होना चाहिए। अगर लेट सोइंग करते हैं तो 125 से 150 कुंटल केजी प्रति हेक्टेयर देखने को मिलता है। इसमें वाटर की हम लोग बात करते हैं तो 250 से 300 mm की आवश्यकता होती है। वहीं इसके प्रोटीन की हम लोग बात किए थे कि 11 से 12% प्रोटीन देखने को मिलता है। फास्फोरस की हम लोग बात किए थे 1.8 देखने को मिलता है। इसके कैल्शियम की बात किए थे 0.08% कैल्शियम देखने को मिलता है। 5% इसमें हम लोग को फाइबर देखने को मिलता है। जो कि बॉटकल नेम की हम लोग बात किए थे, ओडियम वल्गेयर होता है जिसके, उसके बाद इसके हम लोग क्या किए थे? सोइंग टाइम, हाँ, मेजर डिजीज की हम लोग बात किए थे, मेजर डिजीज में कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद इसमें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद इसमें था कि ग्रेन हम लोग को कितना मिलता है, यील्ड कितना मिलता है, यानी कि हम लोग को भूसा कितना देखने को मिलता है।
सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसमें आपको जो भी डाउट हो, हमारे कमेंट आप लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। वहां से आप लोग कमेंट करिए, वहां से आप लोग को जरूर रिप्लाई देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ लिंक भी मिल जाएंगे जहाँ से आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम जुड़ने के साथ हम इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे तो वहां से आप लोग को लिंक मिल जाएगा। वहां से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाते हैं तो वहां से आप लोगों को नोटिफिकेशन, हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। कोई वैकेंसी आ रही है, कितना क्या वो उसका फॉर्म फिलिंग है, कब है, कैसे है, सब कुछ एक एक पॉइंट को आप लोगों को हर एक नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के चैनल के माध्यम से और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को दिया जाता है। और टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, वहां से आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग वहां से जरूर हमारे चैनल को विजिट करिए। अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।